साल 1980। वो एक तूफ़ानी रात थी। आसमान में काले घने बादल मंडरा रहे थे और बिजलियों की कड़क से ज़मीन थर्रा रही थी। रात के लगभग 1:30 बजे हुए थे। लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद ले रहे थे। ठीक उसी वक्त एक ट्रेन पटरियों पर दौड़ती हुई दिल्ली से हुसैनाबाद की ओर जा रही थी। ट्रेन में सवार ज़्यादातर यात्री सो रहे थे, मगर कबीर उसी ट्रेन के एक डिब्बे में बैठा छत को एकटक घूरे जा रहा था। पास में सोए हुए उसके दोस्त कासिम की आंख खुली तो वो भी कबीर को बैठा देखकर उठ गया और उससे कहने लगा, सो जा यार, और कितनी देर यूं ही जागते रहोगे? मुझे नींद नहीं आ रही, कबीर ने जवाब दिया तो कासिम उसके पास आलती पालती मारकर बैठ गया और कहने लगा, देख यार, जो हो सकता था वो तूने किया। तेरी ओर से कोई कमी नहीं थी, लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था। तुम निराश मत हो, अगली बार और अच्छे से तैयारी करना, सब ठीक होगा। उसकी बात पर कबीर कहने लगा, ये 7वीं बार था जब मैं पुलिस ऑफिसर बनते बनते रह गया। अब तो उम्मीद खत्म होती चली जा रही है। शायद मेरी किस्मत में पुलिस की नौकरी नहीं है। इस पर कासिम कहने लगा, निराश नहीं होते, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। इंशाअल्लाह तुम्हें नौकरी ज़रूर मिलेगी मेरे दोस्त। कासिम की बात पर कबीर का ध्यान अपने गले और बाजुओं में बंधी हुई उन तावीज़ों पर गया जो उसकी माँ ने उसकी हिफाजत और तरक्की की दुआ के लिए बांध रखी थी। उसने गुस्से से उन तावीज़ों को पकड़ा और एक झटके में उन्हें अपने गले और बाजुओं से अलग कर दिया। कासिम कहने लगा, अरे ये क्या कर रहे हो? इस तरह से इन चीज़ों की बेकदरी नहीं करते। इन्हें तुम्हारी माँ ने हिफाजत के लिए तुम्हारे गले में बांधा था। इस पर कबीर ने कहा, क्या फ़ायदा हुआ इन चीज़ों का? मैं इन्हें अपने गले में पिछले कई सालों से बांध कर घूम रहा हूँ। आज तक मुझे इनसे कोई फ़ायदा नहीं मिला, फिर इनको बांध कर रखने का क्या फ़ायदा? मुझे अब इन सब पर तनिक भी विश्वास नहीं रह गया। ये कहते ही उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई उन तावीज़ों को ट्रेन की खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसके ऐसा करने पर कासिम ने कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, एक जोरदार आसमानी बिजली की कड़कड़ाहट ने सबको हिला कर रख दिया। ट्रेन में सो रहे सभी यात्री बिजली के धमाके की आवाज़ सुनकर जाग गए। कासिम कहने लगा, या खुदा, आज इतना खौफनाक तूफान क्यों मंडरा रहा है? क्या क़यामत आने वाली है? उसका इतना कहना ही था कि ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ने लगी और कुछ ही देर में ट्रेन एक बियाबान से इलाके में रुक गई। ट्रेन के रुकते ही यात्रियों में खलबली मच गई। किसी की समझ नहीं आ रहा था कि ट्रेन यहाँ क्यों रुक गई है। कबीर और कासिम भी ट्रेन के रुकने पर हैरान हो गए। कासिम कहने लगा, ये ट्रेन क्यों रुक गई? अभी तो हमारी मंजिल दूर है। ये ट्रेन तो सीधे हुसैनाबाद में ही रुकने वाली थी, फिर इस वक्त यहाँ पर क्यों रुक गई? कबीर ने कहा, कहीं इंजन में कोई खराबी तो नहीं आ गई? चलो नीचे उतर कर देखते हैं। कबीर और कासिम अपने डिब्बे से उतरकर नीचे खड़े हुए। उन्होंने देखा वहाँ आसपास बियाबान जंगल था और एक पुराना सा स्टेशन जो यूँ मालूम पड़ता था कि सदियों से बंद पड़ा हो। कबीर कहने लगा, चलो वहाँ चलकर देखते हैं, शायद कोई जानकारी मिले। वो दोनों तूफ़ानी हवा के थपेड़ों के बीच से होते हुए उस स्टेशन में जा पहुँचे और उनके साथ और भी यात्री नीचे उतरकर वहाँ पहुँच गए। स्टेशन में एक मध्यम रोशनी वाली लालटेन रोशन थी। वहाँ एक बूढ़ा सा आदमी अपनी कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके साथ एक और नौजवान था जो वहाँ टेलीफोन में किसी से बात करने की कोशिश कर रहा था। सबको अंदर आता देखकर वो बूढ़ा स्टेशन मास्टर कहने लगा, अरे अरे, कहाँ चले आ रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को दिखता नहीं ये स्टेशन है, कोई सराय नहीं। उसके ऐसा कहने पर कासिम बोला, हमें मालूम है कि ये स्टेशन है और इसलिए हम यहाँ जानकारी लेने आए हैं। ये ट्रेन यहाँ क्यों रुक गई है? ये तो हुसैनाबाद जाती है। उसकी बात पर वो स्टेशन मास्टर सिगरेट फेंकते हुए बोला, आगे के स्टेशन पर हालात ठीक नहीं है। तेज़ बारिश की वजह से वहाँ की पटरियाँ डूब गई हैं और आसमानी बिजली गिरने की भी खबर आई है। जब तक वहाँ से ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक ट्रेन यहीं रुकेगी। तुम लोग अपनी अपनी बोगी में जाकर बैठो, और अगर किसी को ठंड में अपनी कुल्फ़ी जमानी हो तो प्लेटफॉर्म पर रात भर रुक सकता है।
उसकी बात पर कासिम बोला, रात भर? हमें यहाँ रात भर इंतज़ार करना होगा? स्टेशन मास्टर ने कहा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है, बाकी जो तुम्हारी मर्जी करे। उसकी बात सुनकर सब निराश होकर लौट गए और अपनी बोगी में बैठ गए और कुछ प्लेटफार्म पे ही चहलकदमी करने लगे। तेज तूफान और हवा और आसमान में कड़कती बिजलियाँ वहाँ के मंजर को खौफनाक बना रही थीं। वो काफ़ी बियाबान इलाका था। दूर दूर तक जहाँ भी नज़र जाती सिर्फ घनघोर अंधेरा ही दिखाई पड़ता। कबीर वहाँ घूमते हुए आसपास की चीज़ों का जायज़ा करने लगा। कासिम कहने लगा, मैं जाकर कंबल ले आता हूँ। मेरे ख्याल से हमें इसी प्लेटफॉर्म पर सो जाना चाहिए। अंदर बंद डिब्बे में सोने से तो यहाँ अच्छा ही है। कबीर ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और कासिम कंबल और दरी लेने डिब्बे में चला गया। कबीर वहाँ टहलते हुए स्टेशन से कुछ दूरी पर निकल आया। वहाँ पर पुराने स्टेशन की बनी टूटी फूटी दीवारों को वो देख रहा था, जो कभी अंग्रेज़ों ने बनवाई थी। बचे हुए हिस्से में आज भी स्टेशन था। पुराना हिस्सा टूटकर खंडहर हो चुका था। वहाँ घूमते घूमते वो स्टेशन से निकलकर जंगल की ओर कब आ गया उसे पता ही नहीं चला। घने बियाबान इलाके और जंगल घूमना कबीर को काफ़ी पसंद था। वो अभी वहाँ की चीज़ों को निहार ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने के दरख्त की ओर पड़ी। वहाँ एक नकाबपोश औरत कबीर के उल्टी ओर मुंह करके खड़ी थी। ये देखकर एक पल के लिए कबीर अंदर से थोड़ा सा थर्रा सा गया, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि वो वहाँ अकेला नहीं है। यात्रियों में से कोई औरत निकलकर यहाँ तक घूमने चली आई होगी, लेकिन इस बियाबान में ये अकेली टहल रही है। इसकी हिम्मत की दाद देनी होगी। कबीर ये सोच ही रहा था कि तभी वो औरत उसकी ओर पलटी और कबीर को देखकर वो वहाँ पत्थर की बुत की तरह खड़ी हो गई। नकाब पहने उस औरत के पूरे चेहरे में सिर्फ आंखें ही खुली थीं, जो रात के अंधेरे में नूर की तरह चमक रही थीं। कबीर एकटक उसकी आंखों को निहारता रहा। दोनों एक दूसरे को पत्थर की बूंद की मानित खड़े देखते रहे। तभी बारिश की बूंदों ने दस्तक दे दी और रफ्तार पकड़ने लगी। सभी भागते हुए अपने अपने डिब्बों में जाने लगे और कुछ लोग भागकर प्लेटफॉर्म की टीन के नीचे आ गए। कबीर की कमीज पर जब पानी की बूंदें पड़ी तो उसे ध्यान आया कि बारिश होने लगी। उसने देखा कि वो औरत वहाँ से भागने लगी। कबीर भी दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आ गया। वहाँ खड़ा होकर वो भीड़ में उसी लड़की को ढूंढने लगा। बहुत नज़र दौड़ाने पर उसकी नज़र फिर उसी लड़की पर पड़ी। वो उसी तरह सिर से पांव तक नकाब पहने हुए खड़ी थी। कबीर सिर्फ उसकी आंखों को ही देख पा रहा था। वो लड़की भी लगातार कबीर को देखे जा रही थी। उसकी आंखों को देखकर कबीर को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों ने अपने अपने बिस्तर वहीं लगाने शुरू कर दिए। कासिम भी कंबल और दरी ले आया था। वहीं बिछाकर दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। कबीर का ध्यान अभी उसी लड़की पर था। तेज हवा और घनघोर बारिश ने मौसम को सर्द कर दिया था। सब लोग ठंड से कांप रहे थे। जब हवा का तेज झोंका आता तो वो लड़की भी कांप जाती। उसका पूरा बदन ठंड से थर्रा जाता था। वहाँ सभी अपने अपने किसी परिवार वाले के साथ या फिर दोस्त के साथ थे, मगर वो लड़की अकेले ही दिख रही थी। अभी तक उसके साथ वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों हाथों को समेटे हुए वहाँ बनी एक सीमेंट की बेंच के सहारे बैठ गई। कुछ देर के बाद वहाँ बैठे सभी यात्री सोने की कोशिश करने लगे, मगर वो लड़की बैठे बैठे कबीर को ही देख रही थी। कबीर भी खामोशी से बस उसे ही देखे जा रहा था। उसकी इस हरकत पर कासिम बहुत देर से गौर कर रहा था। उसने शरारती लहजे में कबीर से कहा, पहचान बढ़ानी है? इस पर कबीर ने एक झटके में कहा, हाँ। फिर जैसे ही मानो वो नींद से जागा हो, उसने तुरंत कासिम से कहा, क्या मतलब तुम्हारा? मैं उससे पहचान क्यों बढ़ाने लगा? इस पर कासिम बोला, बड़ी देर से देख रहा हूँ दोस्त, तुम उसको घूरे ही चले जा रहे हो और वो मोहतरमा भी आपका दीदार कर रही हैं। कबीर ने कहा, तुम पागल हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं तो बस देख रहा था कि वो बेचारी अकेली है और ठंड में कांप रही है। उसने फर्श पर कुछ बिछाया भी नहीं है। मेरे ख्याल से हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इस पर कासिम बोला, क्यों जनाब, यहाँ और भी बहुत से लोग हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं, तो तुमको क्या पड़ी है उसकी मदद करने की? बकवास बंद करो, मुझे कंबल दो, मैं उसे देकर आता हूँ। कबीर ने जब ऐसे कहा तो कासिम कहने लगा, भाई साहब, कंबल सिर्फ 2 ही हैं। एक आपने ओढ़ रखा है और दूसरा मैंने। मैं अपना कंबल देने से रहा। हाँ, तुमको अगर सेवा करनी हो तो खुशी से अपना कंबल दे दो जाकर। उसके ऐसा कहने पर कबीर अपनी जगह से उठा। उसने अपने हाथ में कंबल लिया और टिफ़िन को भी अपने हाथ में पकड़कर उस नकाबपोश लड़की की ओर बढ़ने लगा। लड़की उसे देखकर सीधे बैठ गई। कबीर उसके पास जाकर रुका और उसकी ओर कंबल बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए, मुझे लगता है कि आपको ठंड लग रही है, इसे ओढ़ लीजिए। उसकी बात पर वो लड़की बोली, अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, आप खामख्वाह परेशान हो रहे हैं। इस पर कबीर कहने लगा, इसे ले लीजिए, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ आपको ठंड लग रही है। मगर आप, उसके इतना कहते ही कबीर ने कहा, आप मेरी चिंता छोड़िए, मेरे पास एक और है, हम और मेरा दोस्त उसमें मैनेज कर लेंगे, आप ये ले लीजिए। कबीर के इतना कहने पर उस लड़की ने हाथ बढ़ाकर कंबल ले लिया। फिर कबीर ने टिफ़िन निकाल कर उसके सामने किया। कहने लगा, इसमें कुछ फलों का सलाद है, आप भूखी होंगी, इसे खा लीजिए। अरे आप ज़्यादा परेशान ना हो, मुझे भूख नहीं है। उसकी बात पर कबीर कहने लगा, देखिए, गाड़ी कल सुबह पहले से नहीं निकलेगी, आप इसे खा लीजिए, वरना रात भर आपको भूखा ही रहना पड़ेगा। कबीर के बार बार कहने पर उस लड़की ने वो टिफ़िन भी ले लिया। कबीर उसे टिफ़िन देकर अपने दोस्त के पास आकर बैठ गया। वो लड़की वहाँ बैठकर टिफ़िन खोलने लगी। फिर उसने खाने के लिए अपने चेहरे से नकाब को हटाया। ये पहली बार था जब कबीर उसका चेहरा देख रहा था। वो लड़की जन्नत की परी की तरह खूबसूरत सी, नाजुक सी लग रही थी। कबीर उसे देखते ही रह गया। वो कबीर की ओर देखती और मुस्कुराकर अपनी नज़रें नीची कर लेती। उसकी आंखें और चेहरा कबीर को दीवाना बना रही थी। उसने खाने के बाद कबीर के टिफ़िन बॉक्स को धुला और फिर धीमे धीमे चलते हुए कबीर के पास आ गई। अब कबीर का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने टिफ़िन आगे बढ़ाते हुए कबीर से कहा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कबीर है। कबीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर वो मुड़ी ही थी कि तभी कबीर ने कहा, सुनिए। वो एकदम से रुक गई। कबीर बोला, आपने अपना नाम नहीं बताया। वो मुस्कुराकर बोली, गुलफ्शा नाम है मेरा। ये कहकर वो वापस अपनी जगह पर बैठ गई। कबीर भी अपनी जगह पर बैठा उसे निहारता रहा। गुलफ्शा भी उसे देखती और मुस्कुराकर निगाहें नीचे कर लेती। कबीर उसकी आंखों और चेहरे के नूर को देखते ही जा रहा था। इस तरह से आधी रात का वक्त हो गया। पूरे स्टेशन में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ तूफानी हवा और बारिश का शोर ही सुनाई दे रहा था। इस खत्म हो चुके इलाके के वीराने में 2 नौजवान दिलों की धड़कनें आने वाले दिनों के आगाज की ओर बढ़ रही थीं। कबीर उस चांद से प्यारे चेहरे को देखता ही जा रहा था और फिर धीमे धीमे उसकी आंखें भारी होने लगीं और वो नींद की आगोश में चला गया। जब सुबह उसके कानों में लोगों की सरगोशियाँ सुनाई दी तो वो उठकर बैठा। उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे। मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ था। काले बादलों ने आसमान को घेर रखा था। कबीर कंबल संभालते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और चारों ओर नजरें दौड़ाकर अपने दोस्त कासिम को ढूंढने लगा। उसने देखा कि प्लेटफार्म से थोड़ी सी दूरी पर कासिम ब्रश कर रहा था। अचानक कबीर को गुलफ्शा का भी ख्याल आया तो उसने अपनी नज़रें पूरे प्लेटफार्म पर दौड़ाईं। उसे वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। थोड़ा परेशान होकर वो अपने दोस्त कासिम के पास गया। ब्रश करने के बाद वो उससे कहने लगा, कासिम, तुमने गुलफ्शा को देखा? कासिम ने शरारती लहजे में कहा, कौन गुलफ्शा? कबीर बोला, अरे वही रात वाली लड़की जिसको मैंने कंबल दिया था। कासिम ने कहा, वो तो मुझे नहीं दिखाई दी, अगर कहीं दिखेगी तो बुला लूँगा,
वैसे तुम बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो उसमें। कबीर ने कहा, बकवास बंद करो, तुम्हें तो बस हर वक्त मजाक सूझता रहता है। कुछ पता चला कि ट्रेन कब निकलेगी? कासिम बोला। नहीं, वो खड़ूस स्टेशन मास्टर बोला है कि अभी अगले स्टेशन से कोई खबर नहीं आई है। जब कुछ पता चलेगा तो वो बताएगा। वैसे कबीर, यहाँ का मौसम बहुत सुहावना लग रहा है, मन करता है कि यहीं रुक जाऊं। इस पर कबीर बोला, तुम्हें मन हो तो रुक जाओ, मैं ये नहीं रुक सकता इस खंडहर में। वैसे यहाँ से जाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं मिलेगा? कासिम बोला, ट्राई कर चुका हूँ यार, यहाँ दूर दूर तक ना कोई बस है ना ही कोई टैक्सी स्टैंड। हमें इसी ट्रेन से निकलना होगा। उन दोनों की आपस में बातें हो ही रही थी कि बारिश की फुहारें तेज होने लगी और वो दोनों लोग भागकर प्लेटफार्म पर टीन की नीचे आ गए। कबीर ने एक बार फिर से पूरे प्लेटफार्म पर नजरें दौड़ाई। गुलफशा उसे कहीं नहीं दिखाई दी। कबीर कुछ निराश सा हो गया और बेचैन भी, मगर वो अपनी बेचैनी का इजहार खुलकर नहीं कर रहा था। उसने सोचा कि शायद वो ट्रेन के अंदर हो। इतने वीराने इलाके में वो आखिर कहाँ जाएगी? ये सोचकर वो थोड़ा मुतमईन हो गया और कासिम से बोला, यार कुछ नाश्ता या चाय का इंतजाम नहीं होगा यहाँ? उसके इतना कहने पर एक प्यारी सी आवाज़ उसे सुनाई दी, ये लीजिए। कबीर ने पलट कर देखा तो उसके सामने गुलफशा हाथ में चाय के 2 कुल्हड़ लेकर खड़ी हुई थी। कबीर उसे देखकर अपनी खुशी को छुपा ना सका। उसने कहा, तुम आ गई, कहाँ गई थी तुम? मैंने काफ़ी देर से तुमको यहाँ पर नहीं पाया। तो इतना कहते ही उसकी बोलती बंद हो गई। उसे ध्यान आया कि वो ये क्या बोले जा रहा है। कबीर का दोस्त उसकी बातों पर मुंह दबाए हंस रहा था। गुलफशा ने कबीर से कहा, आप चाय लीजिए। कबीर ने चाय के दोनों कुल्हड़ हाथ में ले लिए और एक कुल्हड़ अपने दोस्त को दे दिया। गुलफशा ने अपने हाथ में पकड़े एक लिफाफे को कबीर के आगे बढ़ाते हुए कहा, इसमें कुछ बिस्किट और पराठे हैं। कबीर ने कहा, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? गुलफशा कहने लगी, आपने मेरी कल रात इतनी मदद की तो मेरा भी कुछ फ़र्ज बनता है। मैं नाश्ते की तलाश में होटल की तलाश कर रही थी तो कुछ दूरी पर मुझे एक छोटा सा होटल मिल गया। मैंने वहाँ नाश्ता किया तो सोचा आपके लिए भी लेती चलूँ। कबीर ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया। उसने कुछ पराठे अपने दोस्त को दिए और फिर चाय पीते हुए गुलफशा से बातें करने लगा। उसने पूछा, आप कहाँ जा रही हैं और क्या आप अकेले ही सफ़र कर रही हैं? इस पर गुलफशा ने हाँ में सिर हिलाया। कबीर ने कहा, आपके माता पिता नहीं है तुम्हारे साथ? इस पर गुलफशा ने कहा, नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे अब्बू अम्मी तो अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं अपनी बहन के साथ रहती थी। मेरी बहन की शादी के बाद जब अब्बू अम्मी की वफ़ात हुई तो मैं बहन के पास चली आई। इतना कहकर गुलफशा खामोश हो गई तो कबीर ने फिर कहा, फिर आप अब कहाँ जा रही हो? गुलफशा बोली, एक अनजान मंजिल की ओर। मतलब? गुलफशा कहने लगी, आप मुझे भले इंसान लगते हैं, इसलिए मैं अपने दिल का दर्द आपसे बयां कर रही हूँ। अब्बू अम्मी की वफ़ात के बाद जब मैं अपनी बहन के पास चली आई तो सोचा कि वहाँ रहकर अपनी बहन के काम में हाथ बटाऊंगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। मेरी बहन का शौहर बहुत अय्याश किस्म का आदमी है। आए दिन लड़ाई झगड़े किया करता है। जुआ और शराब की भी लत है उसे। उसके साथ कभी उसके वाहियात दोस्त भी घर आ जाया करते थे। नशे की हालत में हमसे बेअदबी से पेश आने की कोशिश भी करते थे। एक दिन मेरी बहन के शौहर ने मुझे जुए में दांव पर लगा दिया और हार गए। वो लोग जिन्होंने मुझे जीता था मुझे पकड़ने के लिए मेरे पास आए तो मेरी बहन ने मुझे वहाँ से किसी तरह से भगा दिया और मैं एक अनजान राह पर चल पड़ी। इतना कहकर गुलफशा की आंखों में आंसू आ गए। कबीर को उसकी बात सुनकर उसके जीजा पर बहुत ही गुस्सा आई। वो बोला, तुमने पुलिस को कंप्लेन नहीं की? गुलफशा बोली, इसका कोई फ़ायदा नहीं। बड़े बड़े पुलिस अफसर भी इस काम में शामिल हैं। कोई भी मेरे जीजा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलता क्योंकि वो रुपयों से सबका मुंह बंद कर देते हैं। गुलफशा ने अपनी ये दास्तां कबीर से बयां कर दी। तभी स्टेशन मास्टर आकर वहाँ कहने लगा, ये ट्रेन 15 मिनट बाद अपनी मंजिल की ओर रवाना होगी। तुम सब अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधो। उसकी बात सुनकर सब अपना अपना सामान पैक करने लगे। कबीर ने गुलफशा से कहा, गुलफशा तुम अब कहाँ जाओगी? वो बोली,
मैं कहीं दूर चली जाऊंगी, किसी तरह अपनी गुजर बसर कर दूंगी। कबीर कहने लगा, कैसे कर दोगी? ज़माना बहुत ख़राब है और यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई किसी का दर्द नहीं समझता। गुलफशा कहने लगी, तो मैं क्या करूँ? कबीर बोला, मेरे साथ चलो, घर में रहो चलकर मेरे साथ। उसकी बात सुनकर गुलफशा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपके घर नहीं जा सकती। ऐसे किसी अजनबी की कोई अपने घर कैसे ठहरा सकता है? कबीर कहने लगा, ठहरा सकता है, बिल्कुल ठहरा सकता है। गुलफशा तुम अजनबी नहीं हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, अब तुम अकेली नहीं हो। इस पर गुलफशा कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप समझने की कोशिश करिए। अभी कबीर कुछ कहता इससे पहले ही ट्रेन ने अपना हॉर्न बजा दिया। प्लेटफार्म पर मौजूद लोग अपने अपने डिब्बों की ओर भागने लगे। तभी कासिम ने आवाज़ लगाई, कबीर जल्दी आओ, ट्रेन चलने वाली है। कबीर उसकी बात सुनकर गुलफशा की ओर पलटा ही था कि उसने देखा कि गुलफशा वहाँ से गायब थी। कबीर का दिल धक से रह गया। वो इधर उधर गुलफशा को ढूंढने लगा। भरी भीड़ में उसे अब गुलफशा नज़र नहीं आ रही थी। वो उसका नाम पुकार कर उसे बुलाने लगा। गुलफशा, जो अभी थोड़ी देर पहले उसके सामने थी, मात्र 1 सेकंड के अंदर कहीं गायब हो गई थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। ये लड़की कौन थी? इसने एक रात के अंदर ही कबीर में ऐसा क्या जादू कर दिया था कि कबीर उसको अपना मान बैठा था, और वो कुछ ही पल में उसकी नज़रों से कैसे गायब हो सकती थी? आखिर इन सब चीज़ों के पीछे क्या राज था? क्या कबीर उसे अपने साथ ले जा पाया? ये सब जानने के लिए हमारी कहानी का अगला भाग जरूर सुनिए। मिलता हूँ अगली बार इसी कहानी के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।